Good morning, everyone. Myself, Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Department of AVST, SPC Government College, अजमेर। स्टूडेंट्स, टैक्स प्लानिंग में लास्ट टर्न पर हमने कर नियोजन की अवधारणा एवं महत्व के बारे में पढ़ा था। इसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं द प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी देखा है, पिछले लेक्चर्स में भी देखा है कि जो टैक्स प्लानिंग है या कर नियोजन है, ये एक बुद्धिमत्तापूर्ण काम है और एक दूरदर्शी कार्य है। इसके लिए आपको प्रत्यक्ष कर अधिनियमों का सूक्ष्म एवं गहन ज्ञान होना आवश्यक है और उनका गहन अध्ययन करना भी आवश्यक है तथा समय समय पर इनमें होने वाले परिवर्तनों से अपने आप को अपडेट रखना भी आवश्यक है। कर नियोजन जो है इतना आसान नहीं है जितना कि हमको पढ़ के लगता है। कर नियोजन को प्रभावशाली ढंग से अपनाने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ब्रॉडर रूप में या एक विस्तृत रूप में कर नियोजन में आने वाली समस्याओं को हम प्रमुख रूप से इन 3 भागों में बांट सकते हैं। कर नियोजन की सामान्य समस्याएं या जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, कर नियोजन की प्रशासनिक विधान के संबंध में समस्याएं या प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्स प्लानिंग इन कंटेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन, और तीसरा कर प्रबंध की संगठनात्मक समस्याएं या ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम ऑफ टैक्स मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से 3 प्रमुख भागों में हम कर नियोजन में आने वाली समस्याओं को बांट सकते हैं। अब इनमें से हम एक एक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसमें लेंगे कर नियोजन की सामान्य समस्याएं या जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ टैक्स प्लानिंग। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे देश में आयकर ही प्रमुख प्रत्यक्ष कर है जो कि वर्तमान में प्रचलित है। पूर्व में और भी प्रकार के कर लगाए जाते थे डायरेक्ट टैक्सेस के लिए, पर वर्तमान में अभी इनकम टैक्स या आयकर ही प्रमुख प्रत्यक्ष कर है। इस अधिनियमों में विभिन्न प्रकार की छूटों को प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें दी हुई है और इसी प्रकार से कर मुक्तियों के लिए भी कुछ आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया गया है और इन समस्त शर्तों की पूर्ति करना ही कर नियोजन की सामान्य समस्याएं हैं। क्योंकि इन शर्तों का पालन करने में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाए तो कर नियोजन का उद्देश्य असफल हो जाएगा और आपका जो है कर नियोजन या टैक्स प्लानिंग आप नहीं कर पाएंगे, कर के संबंध में आपको रिलीफ नहीं मिल पाएगा। संक्षेप में कर नियोजन की जो सामान्य समस्याएं हैं वो इस प्रकार है, एक एक करके हम इसमें लेते हैं। सबसे पहला है मकान किराए भत्ते के संबंध में। जैसा कि हम जानते हैं, सैलरीड पर्सन को जो सैलरी मिलती है कई पार्ट्स में बटी हुई होती हैं। उसमें एक होता है हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता। मकान किराए भत्ते के कटौती के संबंध में एक शर्त ये है कि जो कर्मचारी है वो वेतन के 10% से अधिक व्यय करे। वेतन का अर्थ भी यहाँ पर क्या है वो भी ध्यान में रखना होता है। वेतन का अर्थ यहाँ पर बेसिक पे प्लस DA ये दोनों शामिल होते हैं। तो वो अपने इनका बेसिक पे और DA का कम से कम 10% तो खर्च करे ही, 10% से ज़्यादा ही खर्च करे। अगर 10% भी करेगा तो कोई लाभ नहीं मिल पाता है। 10% से अधिक व्यय करे और 10% से अधिक व्यय करे और पूरी हाउस रेंट अलाउंस की छूट चाहिए तो 10% वेतन का प्लस हाउस रेंट के रूप में उसको जितना अलाउंस मिल रहा है, इन दोनों के टोटल के बराबर उसको राशि व्यय करनी होती है। इससे कम राशि व्यय करने पर उसको या तो आंशिक छूट मिलती है और अगर वेतन के 10% से भी कम वो व्यय करेगा मकान किराए भत्ते पर, मकान किराया चुकाने पर, तो उसको मकान किराए भत्ते के संबंध में बिल्कुल भी छूट प्राप्त नहीं हो। इसी प्रकार अगर कर्मचारी अपने स्वयं के या जीवन साथी के मकान में रहने के कारण कोई किराया व्यय के रूप में भुगतान नहीं करता, तब भी उसे मकान किराए भत्ते के संबंध में कोई कटौती स्वीकृत नहीं होती है। दूसरा इसमें है कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु प्राप्त विशिष्ट भत्तों के संबंध में। कर्मचारियों को अपने कर्तव्य पालन के लिए किए गए व्यय
के लिए कुछ विशिष्ट भत्ते प्राप्त होते हैं, जैसे उसको अपने मुख्यालय से बाहर जाना होता है काम से, तो उसको TDA ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस प्राप्त होता है। इन भत्तों की केवल उतनी ही राशि मुक्त होती है जितनी राशि गत वर्ष की समाप्ति से पूर्व कर्मचारी के द्वारा व्यय कर दी गई हो। यदि इन भत्तों की कोई राशि गत वर्ष की समाप्ति तक व्यय नहीं की गई हो तो वह राशि कर योग्य हो जाएगी, उस पर कटौती नहीं मिलेगी। इसी प्रकार तीसरा है चिकित्सा व्ययों की क्षतिपूर्ति के संबंध में। कर्मचारियों को चिकित्सा व्ययों की क्षतिपूर्ति भी की जाती है, लेकिन इसके संबंध में भी आवश्यक शर्त ये है कि कर्मचारी अपना इलाज या तो सरकारी अस्पताल में कराए या सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल में करवाए। अगर कोई कर्मचारी सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा अनुमोदित अस्पताल में इलाज नहीं करवाएगा तो उसे चिकित्सा व्ययों के संबंध में क्षतिपूर्ति नहीं की जाएगी और क्षतिपूर्ति के संबंध में कर मुक्ति का लाभ जो है नहीं प्राप्त होगा। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 में निजी अस्पताल में इलाज करवाने पर क्षतिपूर्ति के संबंध में कर मुक्ति का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। तो क्षतिपूर्ति के संबंध में कर्मचारी को या तो सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना होगा या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अस्पताल में ही इलाज करवाना। इसी प्रकार चौथा इसमें है अवकाश ग्रहण करने पर मिलने वाले भुगतानों के संबंध में। एक गैर सरकारी कर्मचारी को अवकाश ग्रहण करने पर यानी सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि, क्षतिपूर्ति की राशि, पेंशन के बदले एक मुश्त राशि आदि जो भुगतान प्राप्त होते हैं वो एक निश्चित सीमा तक ही कर मुक्त होते हैं। यदि ये भुगतान इस सीमा से अधिक कर्मचारी को प्राप्त होते हैं तो आधिक्य वाली राशि कर योग्य मान ली जाती है। इसी प्रकार पांचवा है स्वयं के रहने के काम आने वाले मकान के संबंध। करदाता का अपना मकान है और उसे वह स्वयं के रहने के काम में ले रहा है तो स्वयं के रहने वाले मकान का जो वार्षिक मूल्य है, एनुअल वैल्यू जो है, वो शून्य मानी जाती है। परंतु ऐसे मकान के संबंध में मकान के निर्माण, क्रय, मरम्मत आदि उद्देश्यों से लिए गए ऋण के ब्याज के अलावा अन्य कोई छूट नहीं दी जाती। यानी ऐसे मकान को बनवाने के लिए उन्होंने लोन लिया है तो उस पर जो ब्याज चुकाया जा रहा है वो एक निश्चित सीमा तक, जो आज की तारीख में 2 लाख रुपए है। अगर ऐसा जो मकान 31 मार्च 99 के बाद ऋण लेके बनाया गया हो और ऋण लेने की तारीख से 5 वर्ष के भीतर वो मकान बनकर कंप्लीट हो गया हो तो 2 लाख तक की अधिकतम ब्याज की छूट इसके संबंध में उस लोन पर मिलेगी। और अगर मकान के रिपेयर आदि से संबंधित लोन लिया है तो उस पर 30,000 की राशि ही जो है वो कटौती योग्य होगी। इसके अलावा मकान के संबंध में और कोई छूट नहीं मिलती। इसी प्रकार अगर कोई करदाता स्वयं के रहने के लिए एक से अधिक मकानों का प्रयोग करता है तो उसे केवल एक मकान के संबंध में ही वार्षिक मूल्य शून्य माना जाता है। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 से ये 2 मकानों के संबंध में ऐसी छूट सरकार ने देना प्रारंभ किया है। उसके पहले एक मकान के संबंध में मिलती थी और अगर वो एक से ज़्यादा मकान अपने स्वयं के रहने के काम में ले रहा है तो दूसरे मकान को डीम्ड टू बी लेट आउट मानकर, यानी किराए पर उठाया हुआ मान करके उसकी इनकम कैलकुलेट कर ली जाती थी और उस पर जो है करदाता को टैक्स देना पड़ता था। इस प्रावधान के लागू होने के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे मकान को गत वर्ष में किराए पर नहीं उठाया गया हो अथवा अन्य कोई लाभ प्राप्त नहीं किया गया। यदि ऐसे मकान को थोड़ी सी भी अवधि के लिए किराए पर उठा दिया जाए तो ऐसे मकान संपत्ति की आय की गणना यह मानते हुए की जाएगी कि मकान संपत्ति को किराए पर उठाया गया है। ऐसी दशा में मकान संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य की गणना धारा 23(1) का सेक्शन ए और बी के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी तथा स्वयं के रहने की अवधि के अनुमानित किराए का समायोजन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें है मरम्मत, बीमा प्रीमियम एवं किराया संग्रह के व्यय के संबंध में कटौती नहीं। मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य में से केवल 30% की दर से प्रमाप कटौती दी जाती है तथा इसके अलावा किसी भी प्रकार के व्यय की कटौती नहीं जाएगी, चाहे वो मरम्मत से संबंधित हो, चाहे बीमा व्यय से संबंधित हो, चाहे किराया संग्रहण के व्यय के संबंध में। केवल हम वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर एक स्टैंडर्ड कटौती इसमें दी जाती है।
नेक्स्ट है इसमें नए वसूल हुए किराए के संबंध में। जब कोई मकान मालिक अपने किसी किराएदार से किराए की रकम वसूल करने में असमर्थ रहता है तथा वह ये साबित भी कर देता है कि राशि वसूल नहीं की जा सकेगी, तो इस नए वसूल हुई किराए की राशि को सकल वार्षिक मूल्य की गणना करते समय प्राप्त किराए की राशि में से घटा दिया जाता है, बशर्ते इस संबंध में केंद्रीय बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों की पूर्ति कर दी जाए। केंद्रीय बोर्ड द्वारा बनाए गए नियम क्या हैं? वो इस प्रकार है। पहला, किराएदारी वास्तविक होनी चाहिए। दूसरा, किराया न चुकाने वाले किराएदार ने मकान खाली कर दिया हो अथवा उससे मकान खाली करवाने की कार्यवाही कर दी गई हो। तीसरा, किराया न चुकाने वाले किराएदार ने करदाता के किसी अन्य मकान को अपने अधिकार में नहीं ले रखा हो। और चौथा, करदाता ने अदत्त किराए की वसूली के लिए किराएदार के विरुद्ध समस्त कानूनी कार्यवाही कर ली हो अथवा करदाता कर निर्धारण अधिकारी को यह विश्वास दिला दे कि कानूनी कार्यवाही का किया जाना व्यर्थ ही होगा, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर इन नियमों में से एक की भी पूर्ति न हो तो नए वसूल हुए किराए को सकल वार्षिक मूल्य की गणना करते समय नहीं घटाया जाएगा। इसी प्रकार अगर भविष्य में नए वसूल हुआ किराया प्राप्त हो जाता है तो नियमानुसार इसकी संपूर्ण राशि अथवा आंशिक राशि को उस गत वर्ष की मकान संपत्ति की आय में शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन या हास की छूट के संबंध में। किसी भी करदाता को हास की छूट प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों का पूरा करना आवश्यक होता है। पहला, हास की छूट केवल भवन, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर तथा कुछ अमूर्त संपत्ति जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, विशेषाधिकार एवं इसी प्रकार के अन्य व्यापारिक अधिकार पर ही दी जाती है, अन्य किसी मूर्त या अमूर्त संपत्ति पर नहीं। दूसरा है, संपत्ति पूर्णतः अथवा अंशतः करदाता की स्वयं की होनी चाहिए। तीसरा है, करदाता उस संपत्ति का प्रयोग अपने व्यापार एवं पेशे के लिए ही करता हो। चौथा है, गत वर्ष में संपत्ति का प्रयोग होना चाहिए। यदि 180 दिन से कम दिनों के लिए इसका उपयोग किया गया है तो निर्धारित दरों से ज्ञात हास छूट का केवल 50% ही स्वीकृत किया जाएगा। संपत्तियों के संबंध में निर्धारित फॉर्म में विवरण भरकर कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अनेक वर्षों में किसी संपत्ति के संबंध में दी गई हास छूट का योग संपत्ति की वास्तविक लागत से अधिक नहीं हो सकता है और विदेशी कारें, हालांकि 2002-03 से तो आयातित विदेशी कारों पर हास छूट प्राप्त हो जाती है, लेकिन इससे पूर्व की अगर कोई विदेशों से कार आयातित की गई है तो उसमें ये शर्तें होती थी कि ऐसी कार का प्रयोग पर्यटकों को किराए से लाने ले जाने के व्यवसाय में किया गया हो अथवा ऐसी कार का प्रयोग भारत के बाहर किसी दूसरे देश में करदाता के स्वयं के व्यापार एवं पेशे के लिए किया जाता हो, तभी छूट दी जाती थी। अब तो खैर सब में मिलने लगी है। और 9वां पॉइंट इसमें है, भारत में चाय उगाने एवं निर्माण कार्य में लगे हुए करदाताओं के संबंध में। भारत में चाय उगाने एवं निर्माण करने के कार्य में लगे हुए करदाता को कर निर्धारण वर्ष 91-92 से धारा 33A(b) के तहत कटौती देने का प्रावधान है। इस कटौती का लाभ उठाने के लिए करदाता को गत वर्ष की समाप्ति के 6 माह के भीतर अथवा आय का नक्शा भरने से पूर्व, दोनों में से जो तिथि पहले आ जाती हो, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक में एक विशेष खाता खोलकर कुछ राशि जमा करानी पड़ती है। कटौती की ये राशि निम्न 2 राशियों में से जो कम राशि के बराबर दी जाती है, उपयुक्त खाते में जमा कराई गई कुल राशि अथवा इस धारा की कटौती देने से पूर्व ऐसे व्यापार के लाभों का 40% जिसकी गणना व्यापार अथवा पेशे के लाभ शीर्षक में की गई। इस धारा की जो अन्य प्रमुख व्यवस्थाएं हैं वो इस प्रकार से है। धारा की कटौती के लिए लाभों की गणना करते समय धारा 72 के अंतर्गत आगे लाई गई व्यापारिक हानियों को नहीं घटाया जाएगा। आय के नक्शे के साथ धारा 288 में वर्णित लेखापाल की अंकेक्षण संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है। योजना में वर्णित उद्देश्यों अथवा निम्न दशाओं को छोड़कर अन्य किसी दशा में विशेष खाते
में जमा राशि को निकालने की अनुमति नहीं होगी। ये विशेष दशाएं कौन सी है? व्यापार का बंद हो जाना, या करदाता की मृत्यु हो जाना, या एचयूएफ का विभाजन हो जाना, या फर्म का विभाजन हो जाना, या कंपनी का समापन हो जाना। नेक्स्ट इसमें है, यदि करदाता विशेष खाते में जमा राशि का प्रयोग योजना के अंतर्गत ऐसे व्यापार एवं पेशे में व्यय के लिए करता है तो उस वर्ष के व्यापार अथवा पेशे के कर योग्य लाभों की गणना करते समय ऐसे व्ययों को नहीं घटाया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि करदाता के विशेष खाते में जमा राशि को राष्ट्रीय बैंक द्वारा योजना के अनुसार करदाता के ऐसे व्यापार एवं पेशे में व्यय करने के लिए करमुक्त कर दिया जाता है तो ऐसी राशि को निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए उसी गत वर्ष में व्यय करना होगा, अन्यथा इसे उस गत वर्ष की व्यापार पेशे की आय मान लिया जाएगा। नेक्स्ट इसमें है, यदि इस धारा से संबंधित योजना के अंतर्गत प्राप्त संपत्ति को प्राप्त किए जाने वाले गत वर्ष की समाप्ति के बाद 8 वर्ष के भीतर बेच दिया जाता है अथवा हस्तांतरित कर दिया जाता है तो उस संपत्ति की लागत का वह भाग जिसके संबंध में इस धारा को की कटौती प्राप्त की गई थी उस गत वर्ष की व्यापार अथवा पेशे की आय माना जाएगा जिसमें संपत्ति को बेचा जाता है अथवा हस्तांतरित किया जाता है। तो इस प्रकार से चाय उगाने और निर्माण कार्य में लगे हुए करदाताओं के संबंध में कुछ व्यवस्थाएं हैं जिनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट इसमें है, किसी राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित की जाने वाली ब्रोशर, सोवेनियर, पैम्पलेट आदि में विज्ञापन देने पर व्यय की गई राशि के संबंध में कोई कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। मतलब विज्ञापन देने पर तो करती है, लेकिन राजनीतिक दल द्वारा प्रकाशित की जाने वाला ब्रोशर, सोवेनियर, पैम्पलेट आदि में विज्ञापन पर आपने कोई राशि खर्च कर दी तो उसके संबंध में कोई कटौती नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन पर किए गए व्यय के संबंध में। इस व्यय के संबंध में कटौती केवल कंपनी करदाताओं को ही स्वीकृत होती है, अन्य करदाताओं को नहीं। कंपनी करदाता द्वारा भी इस संबंध में अगर कोई पूंजीगत या व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है तो उस व्यय की कटौती 5 समान किस्तों में 5 वर्षों में ही स्वीकृत की जाएगी, किसी एक वर्ष में नहीं। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम कंटिन्यू रखते हुए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।